Hello students, a very good morning to all of you. Hope you all are doing well. और जैसा आप लोग जानते हैं, still the lockdown is continuing. The whole world is struggling with the COVID-19 pandemic और उसके लिए बहुत सारे precautionary measures जो गवर्नमेंट ने बताए हैं वो सब लोग फॉलो कर रहे हैं. We also are following. हम लोग कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकते, हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो सकती हैं. इसलिए ड्यूटी सोसाइटी ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं रेगुलर क्लासेस के लिए और कई सारे एंट्रेंस के क्लासेस के लिए. नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स दैट इज़ क्रैश कोर्स फॉर नीट एंड बीटेक. इनिशियली ये जो कोर्स है इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वक्त मिल गया है. इट्स अ बोनस टाइम एक्चुअली. 2 मंथ्स लगभग मिल गए हैं जिसमें हम लोग लगभग 180 आवर्स का कोर्स डिज़ाइन किए हैं और ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने क्लास 11th और 12th रेगुलरली पढ़ा है लेकिन अब वो क्विकली चाहते हैं कि सब कुछ रिवाइज कर लें. बिकॉज सब पार्ट्स में पढ़ा है, पूरा 11th क्लास एक साल पढ़ा है, फिर पूरा क्लास 12th एक साल पढ़ा है. अब चाहते हैं कि सब कुछ एक साथ रैपिडली रिविजन हो जाए. तो उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है. उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो साल भर ड्रॉप करके भी पढ़े हैं और चाहते हैं कि सब कुछ एक साथ बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए. उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत बेनिफिशियल है. और लेट मी मेक यू क्लियर, हम लोग ऑब्वियस सी बात है कि पूरे 2 साल का सिलेबस 38 चैप्टर्स एंड बायोलॉजी अगर मैं बात करूं वो सब सिर्फ 180 आवर्स में और उसका भी 1/3 पार्ट बायोलॉजी में मतलब 60 आवर्स में तो कवर नहीं हो सकता. 38 चैप्टर्स इन 60 आवर्स, इट्स नॉट पॉसिबल. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इन चैप्टर्स के जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग चूज करेंगे जिनका हाई इम्पैक्ट है कंपटीशन में, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं. कंटेंट कम लेकिन उनसे सवाल का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. तो वो टॉपिक्स हम लोग उठाएंगे. हम लोग बेसिकली उसी बेसिस पर हम लोग वो टॉपिक्स चूज़ करेंगे और उसको बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर देंगे और फिर आपको उसी तरीके से एडवाइस कर दिया जाएगा कि जाकर के आप यहाँ मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, पुराने साल के क्वेश्चन. तो वो पूरा जो है साथ साथ जब हम लोग पढ़ाते रहेंगे उस टाइम मैं आपको वेटेज भी बताते रहूँगा और प्लस किस सोर्स से आपको क्वेश्चंस करने हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे जब अपना सिलेबस चलते रहेगा. देखिए अभी हम लोगों के पास 2 महीने हैं एंड यू हैव टू बी वेरी होपफुल कि अभी अपने पास अच्छा खासा समय है. इस समय को आप घर पर बैठ करके वेस्ट मत करिए, है ना. वी हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी. एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करेंगे तो 2 महीने बहुत होते हैं. बिलीव मी, अगर आप जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं अगर उस पाथवे पर आप चल जाएंगे तो अगर अच्छे से 2 साल आपने एवरेज तरीके से भी पढ़ा है ना तो आप अपने आप को ऐसे मोड में ले आएंगे कि कंपटीशन आपके करीब पहुंच जाए, आप कंपटीशन को क्रैक कर लें. अब वो डिपेंड करता है 2 साल में आपने अगर मतलब बेसिकली थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया हुआ है तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वेरी वेरी बेनिफिशियल. आई कैन से वो इससे तो बेहतर है कि घर पर बैठ करके आप अनइवनली कभी भी कोई भी चैप्टर कहीं से भी उठा करके पढ़ रहे हैं, है ना. तो उसके कंपेरिजन में तो ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेहतर है ना. तो आप सब लोग जानते हैं 26 जुलाई ये नीट का बेसिकली जो अनाउंस्ड डेट आया है तो उससे अब से लेकर के उस तक वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना. मेक अ शेड्यूल, हम लोग वो चीज़ आपको बताएंगे कैसे शेड्यूल बनाना है, क्या करना है और उसी हिसाब से बेसिकली जस्ट गो फॉर इट, है ना. तो ये बेसिकली मैंने आपको अपने जो हम लोग सिलेबस डिज़ाइन किए उसके हिसाब से मैंने आपको जो कोर्स डिज़ाइन किया उसके बारे में मैंने बता दिया. नाउ व्हाट विल डू, ईच एंड एवरी टीचर विल बी टॉकिंग अबाउट देयर ओन सब्जेक्ट और उनके सब्जेक्ट में क्या पार्ट्स, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको कैसे कवर करेंगे उस शॉर्ट ड्यूरेशन में, अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दैट विल बी टॉकिंग इंडिविजुअली. इंडिविजुअल टीचर जो आप लोगों को पढ़ाएंगे वो इंडिविजुअली एक एक करके आपको अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बता देंगे. उसमें क्या क्या मतलब सिलेबस में क्या क्या ज़्यादा वेटेज का है, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स क्या हैं, वो हम लोग तो साथ साथ भी डिस्कस करते रहेंगे लेकिन अभी एटलीस्ट चैप्टर्स वगैरह के नाम हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. तो इंडिविजुअली विल बी टॉकिंग अबाउट ईच ऑफ दी सब्जेक्ट. जैसे मैं आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी, सो मैं बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी, बायोलॉजी के बारे में आपको पूरी बातें मैं बताता हूँ. अब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाता हूँ. बाकी और सब्जेक्ट्स के बारे में और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं दे विल बी टेकिंग ओवर आफ्टर मी,
है ना। तो अब मैं बायोलॉजी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि अगर नीट एग्ज़ाम की बात करें, सो नीट एग्ज़ाम हैज़ अ वेटेज ऑफ अबाउट 180 क्वेश्चंस, मतलब 180 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से आप सब लोग जानते हैं 90 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी प्लस 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स प्लस 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। सो इसमें ये जो अपना पार्ट है वो अच्छा खासा वेटेज रखता है। यू कैन से इट इज अबाउट हाफ ऑफ द वेटेज ऑफ द होल ऑफ द नीट एग्जाम। तो ये जो पूरा नीट एग्जाम का जो पेपर है उसमें 180 सवाल आते हैं, 180 क्वेश्चंस, उसका लगभग आधा वेटेज अकेले बायोलॉजी का है। और इस पर आपको देखिए फोकस इस तरीके से करना है कि ये बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। और अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करें तो देखिए ये जो 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं ये बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं, और उसका स्ट्रैटेजी आपका ये होना चाहिए कि पहले तो इन 2 महीनों में आप ऐसे डिसाइड कर लें कि दोनों एक मंथ में आप क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी किताब पूरा लाइन बाय लाइन एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर लें खुद से, है ना। और दूसरी चीज़ फिर जो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्लास में डिस्कस करेंगे, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। जैसे एक यूनिट हम लोग कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई इम्पैक्ट यूनिट है ना। इसके कई सारे टॉपिक्स, इसमें भी सारे चैप्टर्स हम लोग पूरा तो कवर नहीं कर सकते, बट इस यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स है ना, उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वो हम लोग एक एक करके पिक करेंगे, है ना, और उसको कवर करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, उसके अलावा जैसे हम लोग कवर करेंगे जेनेटिक्स, यहाँ पर जेनेटिक्स के कई सारे पार्ट्स, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, है ना। उसके अलावा हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वेटेज के हैं। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में मैं बात करूँ तो इससे लगभग 8 से 9 सवाल पूछे जाते हैं अकेले ह्यूमन फिजियोलॉजी से। अगर जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के बारे में बात करें और बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को मिला लें तो अबाउट 10 to 12, 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ इन दोनों यूनिट से, मतलब जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी को मिलाकर। एक और यूनिट बहुत हाई वेटेज की है एंड दैट इज इकोलॉजी। ये जो इकोलॉजी है इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, लगभग अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस अगेन। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि इकोलॉजी से 20 सवाल पूछे गए हैं सिर्फ एक यूनिट से, पूरे 90 में से 20 सवाल सिर्फ एक यूनिट से, है ना। मतलब एवरेज हम लोग मानते हैं लगभग 10 से 12 सवाल आप एवरेज मानिए। उसके अलावा फिर हम लोग इस मतलब ये जो हाई इम्पैक्ट वाला यूनिट्स है इसमें रिप्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है इसका वेटेज लगभग जो है हम लोग कहते हैं अगेन 9 से 10 सवाल का इसका भी वेटेज है, 9 to 10। तो ये सब आप देख सकते हैं, सब 10 के करीब सवाल का वेटेज है। तो आप सोच सकते हैं कि अबाउट मतलब ये यूनिट्स अगर इसको हम लोग कवर कर लेंगे तो मोर देन हाफ ऑफ द होल दैट थिंग, मतलब जो 90 क्वेश्चन है वो अपना ऑलरेडी कवर हो जाएगा। प्लस जो एनसीईआरटी किताब से आप लाइन बाय लाइन रिविजन करेंगे उससे बाकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये वो यूनिट्स हैं जो बहुत हाई इम्पैक्ट है। ये यूनिट है, इसके अंदर एक में किसी में जैसे इसमें 7 चैप्टर्स हैं, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, तो इसमें कई चैप्टर्स हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि ये बस 5 यूनिट हम लोग कवर कर रहे हैं। वी आर कवरिंग अबाउट 15 और 16 चैप्टर्स इन टोटल अगर सबको मिला दिया जाए, तो बहुत सारा पार्ट है। हाँ, एक चीज़ और, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी भी कवर करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स और यू कैन से चैप्टर्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, ये लगभग 7 से 8 सवाल का वेटेज है प्लांट फिजियोलॉजी का, है ना। तो ये कुछ यूनिट्स के नाम अभी मैंने बता दिए हैं जिस पर अपना फोकस ज़्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है बाकी यूनिट्स छोड़ देंगे, बाकी यूनिट्स के भी जो हॉटस्पॉट वाले टॉपिक्स हैं, हॉटस्पॉट वाले टॉपिक्स मतलब जिन टॉपिक्स से सवाल सबसे ज़्यादा बने हैं, तो वो टॉपिक्स उन चैप्टर्स से या बाकी जो यहाँ नहीं लिखे हैं यूनिट्स उनसे भी उठा लेंगे। बात समझ गए? तो अच्छा, एक चीज़ और मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात आपको बता दूं। देखिए अभी आप बिल्कुल फ्री हैं, पूरे घर पर आपको कुछ कहीं जाना नहीं है, कहीं घूमना नहीं है, कहीं टहलना नहीं है। जस्ट मेक अ शेड्यूल कि आप रात में जो है अबाउट 12-12:30 पर सो जाएं और लगभग 6 या 7 बजे तक आप उठ जाएं, और उसके बाद यू हैव अबाउट लगभग 17 से 18 घंटे आपके पास है, अबाउट 17 आवर्स। 17 आवर्स में से अगर 5 घंटे भी आप बाकी खाना पीना ये सब निकाल देंगे तो 12 घंटे आपके पास टोटल कंटिन्यूअस स्टडी के बचे।
और 12 में से अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन अपनी क्लासेस करते हैं, 3 घंटे भी करते हैं, तो उसके बाद भी मैंने 5 घंटे एकदम वेकेंड फ्री निकाल दिया है आपका कि आपको खाना खाना है, आप बेसिकली न्यूज़ देख सकते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं। 5 घंटे, दैट्स टू मच। उसके बाद 12 घंटे बचते हैं। उस 12 घंटे में से अगर आप 3 घंटे क्लास भी कर लेते हैं, उसके बाद 9 घंटे सेल्फ स्टडी के बचते हैं। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर 9 घंटे आपने सेल्फ स्टडी, है ना, 60 दिन तक, 2 महीने तक कर लिया ना, तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। अब कंपटीशन के बहुत करीब आप, मतलब कंपटीशन को क्वालिफाई करने के बहुत करीब आ जाएंगे, है ना। सो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी। ये अपना पूरा प्लान है जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, एंड ट्राई टू गेट कनेक्टेड विथ अस, एंड दिस इज ऑल अबाउट माई सब्जेक्ट. Now I'll be inviting other teachers for actually talking about their own subject. वो subject experts को हम लोग है ना, वो continue करेंगे अपने subjects के बारे में. All right, thank you. हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सारे एंट्रेंस की डेट डिसाइड हो चुकी हैं, and we are going to have a NEET on 23rd of July, 26th of July. तो NEET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो ड्यूटी सोसाइटी इस 2 महीने का जो ड्यूरेशन मिल रहा है उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बैच, दैट इज क्रैश कोर्स फॉर NEET. जैसे कि सर ने पहले बता भी दिया कि वी आर हैविंग अ 180 आवर्स फॉर द होल सिलेबस, और हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 60 आवर्स हैं. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिक्स, हम कैसे उस 60 आवर्स में अपने पूरे सिलेबस को यूटिलाइज करेंगे. देखिए 60 आवर्स में पूरा सिलेबस एक साथ कवर करना इज नॉट पॉसिबल. वी आर हैविंग 20 यूनिट्स इन फिजिक्स, और काफ़ी बड़ी यूनिट्स हैं जिसके अंदर अपने ही 5-5, 6-6 इंडिविजुअल चैप्टर्स आते हैं. बट वी हैव सम ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा भी होता है, जैसे, और जिनका लिंक दूसरी यूनिट से कम होता है. फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिंक अगर दूसरी यूनिट से होगा तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है. मगर आप लोग 2 साल पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको अंदाज़ा है. 2 मंथ्स बहुत सफिशिएंट है ओवरऑल रिवीजन के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का, बहुत सफिशिएंट है. अगर हम लोग आराम से भी अपना पूरा करिकुलम अच्छे से डिसाइड कर लें तो वी कैन रिवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका वेटेज मैक्सिमम है. कैसे मैं बताऊं आपको. फर्स्ट यूनिट दैट वी आर गोइंग टू टेक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ी यूनिट है मगर इजी भी है, और इसका दूसरी यूनिट से कोई लिंक नहीं होता. तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पीछे का कोई चीज हमें लिंक करने की जरूरत नहीं होती. इंडिविजुअली हम इसको आसानी से सीख सकते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट नीट. नीट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 45 है. फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस हैं. तो इन फ्रॉम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप ये बात मान लीजिए 5 to 6 problems we are going to get from thermodynamics. और ये यूनिट इतना आसान है और मैकेनिक्स के कंपैरिजन में कि इसको अच्छे से डील करा जा सकता है, और इसका वेटेज पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा भी है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम द क्लास 11 सिलेबस. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है क्लास 11 के सिलेबस की. अगर हमने इसको वेटेज में रख दिया, 45 में से 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर हमने इसको थोरली पढ़ लिया और आप लोगों ने प्रैक्टिस पेपर कर लिए, जो भी आपके पास मटेरियल है या हम लोग जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, अगर उससे आपने सवाल लगा लिए तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव 3 to 4 क्वेश्चंस आराम से हम लोग कर सकते हैं. ये नहीं कह सकते हम 5 में से 5 कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये कोई गारंटी नहीं होती कि आप पूरा कर पाए, मगर मैक्सिमम पार्ट आप पढ़ने के बाद कवर कर सकते हैं. इट इज द इजीएस्ट ब्रांच फ्रॉम क्लास 11th. दूसरी ब्रांच का नाम क्या है? मॉडर्न फिजिक्स. ये पूरी ब्रांच है, इसके अंदर काफी चैप्टर्स आते हैं. ये क्या है? मॉडर्न फिजिक्स. दिस ब्रांच इज फ्रॉम क्लास 12th. इसका वेटेज भी
बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत ज्यादा ग्रोइंग वर्ड में हम डील करते हैं, तो सारी रिसर्च फिजिक्स में मॉडर्न में हो रही है, इसलिए इससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जो भी प्रोफेसर हैं वो लैब में बैठते हैं और लैब में सारा रिसर्च किसके ऊपर हो रहा है, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, तो ज्यादातर सवाल आपके मॉडर्न फिजिक्स से आ रहे हैं। तो इसका मतलब मॉडर्न फिजिक्स के हम बता दें 45 क्वेश्चन में से आप मान लीजिए 6 to 7 प्रॉब्लम्स आने तक की गारंटी है। मतलब ऐसा नहीं है 6 या 7 ही आएंगी, 5 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज 6 से 7 प्रॉब्लम्स आपके पास आने की गारंटी है फ्रॉम अ मॉडर्न फिजिक्स। ये भी बहुत इजी चैप्टर्स होते हैं, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। न्यूमेरिकल अप्रोच, फॉर्मूला यूज करके आप वैल्यू को पुट करना होता है। मैं बार बार ये बता रहा हूं, फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें लिंक दूसरे चैप्टर्स का होता है। हम अगर उन यूनिट्स को डिस्कस कर लें जिनमें दूसरे चैप्टर का लिंक नहीं है, तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी उन चैप्टर्स को पढ़ना। जैसे मैंने बताया हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक अपने आप में एक अलग यूनिट है, उसका दूसरे चैप्टर से लिंक है मगर इतना ज्यादा नहीं है। उसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें दूसरे चैप्टर का लिंक बिल्कुल भी नहीं है, ताकि हमें और पूरे लिंक के साथ चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना हो। तो मॉडर्न फिजिक्स हम आसानी से कवर कर सकते हैं, जिसका दूसरे चैप्टर के साथ लिंक नहीं है। इसके अंदर खुद अपने 5 चैप्टर्स हैं, तो वी आर गोइंग टू हैव 6 to 7 प्रॉब्लम्स। मैं फिर बता रहा हूं कि इजीएस्ट पार्ट आपका सिलेक्शन कराता है हमेशा, टफेस्ट पार्ट कभी सिलेक्शन नहीं कराता, वो रैंक बनाता है। इजीएस्ट पार्ट जो भी होता है वो आपका सिलेक्शन कराता है। अगर आप उस पर फोकस कर लें तो ये 2 मंथ बहुत ज्यादा है आसानी से हमें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। इसको फोकस करें, इजी पार्ट को ज्यादा टाइम दें और टफ पार्ट को टाइम कम दें। अगर आप पहले से अच्छे हैं तो आप टफ पार्ट को टाइम दे सकते हैं रैंक बनाने के लिए, मगर अगर आपका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है, आपने ओवरऑल मतलब एक बेसिक स्टडी की है 11th और 12th में, तो अगर आप इजीएस्ट पार्ट को फोकस कर लेंगे तो यू कैन बी एबल टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज, जैसे एक बहुत छोटी यूनिट जिसको हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, इसमें एक पार्ट आता है एरर और मेजरिंग डिवाइसेस। ये बहुत छोटी यूनिट है। जब हम 11th का सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो इसको स्टार्ट भी नहीं करते, ये स्टार्ट्स फ्रॉम काइनेमैटिक्स, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये बहुत बेसिक सी यूनिट है, मगर इससे सवाल हर साल एक आ रहा है। एक सवाल भी मैटर करता है, एक सवाल भी मैटर, और ये केवल 1 घंटे की यूनिट है। 1 घंटे में एक सवाल, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब पिछले 5 साल में एक सवाल आया ही आया है, अगर हो सकता है नहीं आया, मगर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इससे 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही आता है, मतलब पिछले 5 सालों में लगातार आ रहा है। और ये बहुत यूनिट ईजी है, मतलब एक घंटे की पूरी यूनिट है। अगर आप इसको ढंग से देखें तो ये 1 घंटे की पूरी यूनिट है। इसके बाद एक अच्छी यूनिट है, थोड़ी टफ है, मगर उससे सवाल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दैट इज वेव थ्योरी। अगर मैं इसको बोलूं एसएचएम एंड वेव, इट इज द लास्ट यूनिट फ्रॉम क्लास 11। लास्ट यूनिट है क्लास 11 से, लास्ट यूनिट फ्रॉम क्लास 11। इससे ये 1-2 चैप्टर्स हैं, एक एसएचएम है और एक वेव है। ये वेव वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसमें हमारे पास साउंड वेव या वेव इन स्ट्रिंग्स होती हैं, उससे पॉसिबिलिटी है 2 से 3 सवाल आने की। और मैंने 2 से 3 इसलिए लिख दिया क्योंकि ये वेव जो है इसी से एक लिंक टॉपिक होता है क्लास 12th में, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी में मैंने कंक्लूड कर दिया है कि वेव जो है उसमें वेव थ्योरी भी होगी, और वी विल डिस्कस दैट पार्ट आल्सो, जो कि क्लास 12th का है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे लगभग हमारे पास 2 से 3 सवाल आ जाएंगे। ये मैंने वो ब्रांच लिखी है जिनका लिंक बहुत कम है, या तो है ही नहीं या बहुत कम है दूसरी ब्रांच से, तो इनको कवर करना बहुत आसान है। अब मैं बात करता हूं कुछ चैप्टर्स की, ब्रांच के अंदर कुछ चैप्टर्स की जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने अगर बेसिक स्टडी की है 11th की और बेसिक स्टडी की है 12th की, तो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल ये नहीं होगा उन चैप्टर्स को डिस्कस करना। जैसे सबसे पहले हम बात करें मैकेनिक्स में फ्रिक्शन पार्ट की, वर्क पावर एनर्जी की। अगर हम वर्क पावर एनर्जी में कुछ टॉपिक्स उठाएं, जैसे वर्क पावर एनर्जी में हम वर्क एनर्जी थ्योरम उठा लें, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन अच्छे से कर सकते हैं तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी हम क्या सवाल कर जाए। जरूरी नहीं है कि वर्क पावर एनर्जी को पढ़ने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़े, ये बात सही है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मगर अगर उसका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ रहा है, एक फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करिए। आजकल देखिए, आपको मालूम है नीट का पैटर्न इतना टफ नहीं है, पेपर एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। पेपर का स्टैंडर्ड टफ नहीं है, पेपर का स्टैंडर्ड टफ नहीं है, तभी आपकी मेरिट ऊपर जा रही है।
पेपर बहुत आसान है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। किस जगह से सवाल आ रहा है, किस जगह से सवाल नहीं आ रहा, अप्रोच वाली पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्क चैप्टर से अगर हम वर्क पावर एनर्जी को उठाएं और वर्क पावर एनर्जी के एप्लीकेशंस को हम डिस्कस कर लें तो वी कैन बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इसी तरीके से बहुत ज्यादा टॉपिक्स होते हैं जो कि हाईली फोकस्ड है, जैसे रोटेशन मैकेनिक्स में वी आर गोइंग टू हैव अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं बात करूं रोटेशन मैकेनिक्स की, रोटेशन मैकेनिक्स का एक टॉपिक होता है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर साल ये सवाल रोटेशन मैकेनिक्स से जो आया है, मतलब हम देखें तो अल्टरनेटिवली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने के लिए ज्यादा लिंक दूसरे चैप्टर का नहीं है, ये पूरा एक चैप्टर है रोटेशन मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर। अगर हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो वी कैन बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हमारी अप्रोच होगी। कुछ यूनिट्स के हम चैप्टर्स को देखेंगे जिनसे पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और कुछ पूरी यूनिट्स जिनको देखेंगे वो यहां लिखी है। तो वी कैन बी एबल टू यूटिलाइज आवर 2 months to get prepared for the 26th of July. Thank you very much. That's all. Hello, my name is Mohammad Arshad. I am faculty of chemistry. I have around 17-year teaching experience from different institutes like Akash Institute, Delhi, SAR Institute, Battle House, Delhi, Mission PMT, Target PMT in Delhi, RDM in Delhi, Beacons in Noida, and around 3-year experience of teaching experience in Aligarh. अब देखो बेटा जरा, आप लोगों को हम एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट के लिए, नीट का क्रैश कोर्स, जिसको हम पर सब्जेक्ट 60 आवर्स में डिवाइड किया गया है। अब 60 आवर्स 60 घंटे के अंदर हमको पूरा सिलेबस आपको कराना है। अब ये 60 आवर्स के अंदर सिलेबस हमें खत्म करना है 2 साल का। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे खत्म होगा, यही बेटा टीचर का एक्सपीरियंस है, वो कैसे खत्म करेगा। जिस दिन आप पेपर देखोगे इंशाल्लाह पेपर में आपको एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए, यही एक्सपीरियंस है बेटा, है ना। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, आप लोग किसी भी चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे? 2, 4, मैक्सिमम 5, मैक्सिमम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बेटा किसी भी चैप्टर में। तो जब एग्जामिनर पेपर तैयार करता है, या हम एग्जामिनर की जगह आपको बिठा दें पेपर बनाने के लिए, तो आप पेपर जब बनाएंगे तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें देंगे या सारी बकवास पेपर में भर दी जाएगी? इंपॉर्टेंट डालेंगे ना, बस यही बेटा एक्सपीरियंस है ना। किस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट पेपर के अंदर आता है क्रैश कोर्स में, वो करा दिया जाए। अगर हमने सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करा दिए तो एग्जामिनर की आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं है कि वो पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट छोड़ दे और बकवास पूरी उसके अंदर भर दे बेटा पेपर में, है ना। अरे कुछ इंपॉर्टेंट अगर छोड़ दिया उसने तो उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो उसी चीज को बेटा हमने कैसे तैयार किया है वो देखिएगा आप यहाँ पर। ये बेटा हमारे पास आपको पता ही है केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, है ना। एक होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अब देखो जरा यहाँ पर ये हमारे जो चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर तो हमारे बेटा इसके हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के, है ना। और आपके ये चैप्टर्स हैं बेटा, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, केमिकल बॉन्डिंग, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लगभग आपको 7 क्वेश्चन देगा, 6 से 7 क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से आ जाएंगे आपके। तो लूट है बेटा नहीं है इसके अंदर,
इसको अच्छे से करना चाहिए स्टूडेंट को, है ना। SPD एंड F ब्लॉक्स जो है ना, इनसे भी बेटा आपके 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर, वो भी मैं कराऊंगा आपको। दुनिया में कोई नहीं कराता है, मैं कराऊंगा इसको आपको यहाँ पर, है ना। उसके बाद कुछ चैप्टर हम ऐसे भी बोलेंगे कि बेटा आप घर से पढ़ते रहो टाइम की वजह से, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें सब करा दी जाएंगी, है ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये हुआ, आपको याद होगा बेटा हाइब्रिडेशन जरूर आती है पेपर में, है ना। आपको डाइपोल मोमेंट निकालना आ जाता है। आपने एक MOT पढ़ी होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमेशा क्वेश्चन उससे आता है ना। एक इसके अंदर से बेटा क्या होता है, टॉपिक हमारा बॉन्ड एंगल के ऊपर होता है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में 4 टॉपिक है बेटा, है ना। 4 टॉपिक से 5वां क्वेश्चन नहीं बनता कभी, उसी से क्वेश्चन हमारा आता जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें करना है उसके अंदर से कि इस तरह से हमें टॉपिक्स उठाने हैं, है ना। जैसे मैं आपको इस सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं, यहाँ पर न्यूमेरिकल पूरा थ्योरेटिकल है ना। लेकिन इसमें बेटा जहां आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, आइसोट्रोपिक मिक्सचर है, वहां से क्वेश्चन आता ही है। बाकी तो न्यूमेरिकल्स है ना। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप जाएंगे, रिडॉक्स में जाए आप, रिडॉक्स के अंदर बेटा n फैक्टर ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है, या ऑक्सीडेशन पर वगैरह निकालना आएगा आपका, है ना। आपको पता है बेटा इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर KSP के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है नीट के अंदर, है ना। तो यही बेटा टीचर का एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू वो आपको क्या करेगा बेटा, अपने एक्सपीरियंस को आप कम से कम टाइम में पूरा सिलेबस आपको कराने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये जो GOC है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज, आईपैक नेम, ये लगभग आपको आधा ऑर्गेनिक हिस्सा आ जाता है बेटा, हाफ, पूरा ऑर्गेनिक का हाफ पार्ट हिस्सा आ जाएगा आपका। आपने देखा होगा एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन बनता है, बेसिक के ऊपर बनता है बेटा, नहीं बनता है। कटायन, है ना, स्टेबिलिटी वगैरह पूछता है, नहीं पूछता है। आईपैक नेम पूछता है, नहीं पूछता है बेटा, बिल्कुल पूछेगा। तो यहां से भी बेटा वो क्वेश्चन हमारे बनेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स होते हैं हमारे, जैसे हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, है ना, ये जो सब हैं, इनकी जो इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस होती हैं, है ना, और जो इसकी रीजनिंग होती है, उससे हमारा क्वेश्चन बनता है ना। तो उन क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। इस शॉर्ट में आपको इंपॉर्टेंट चीजें सब बता दी जाएंगी बेटा यहाँ पर, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर से हम बताते चले जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस जो है हमारा पूरी तरह से आपका तैयार हो जाएगा, है ना। और इंशाल्लाह उम्मीद करना कि आपके एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है ना। तो बेटा अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको अपना एक्सपीरियंस आपको ट्रांसफ़र करेंगे, है ना, जो आपको रिजल्ट बनाने में कामयाब होगा। ओके बेटा, काम आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।